हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था लेवल ऑफ टीचिंग के टाइप्स देखे थे और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग स्मृति स्तर शिक्षण को हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल या अवबोध स्तर क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि अवबोध स्तर शिक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं और अवबोध स्तर शिक्षण अगर हमें करना है तो हमें कैसे करना हो। अगर हम किसी अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग करें तो हमें क्या क्या काम करना चाहिए, सारी बातें करेंगे। ठीक वैसे ही करेंगे जैसे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हम लोगों ने करी थी। हम लोगों ने देखा था कि हार्वर्ड के 5 स्टेप्स जो होते हैं उसको हम लोग फुलफिल कर लें क्लास में, अगर क्लास में उस वे से पढ़ा लें तो बच्चों को चीजें या थॉट्स हैं या फैक्ट्स हैं वो मेमोराइज हो जाएंगे। तो वैसे ही आज हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग या अवबोध स्तर शिक्षण का। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न ये आता है अवबोध स्तर शिक्षण है क्या। देखो, इसमें इंग्लिश में अगर देखो तो अंडरस्टैंडिंग है और हिंदी में देखो तो अवबोध है। इन दोनों का जो मतलब होता है वो समझ से होता है, यानी समझ के लिए शिक्षण। या अगर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को या उनकी समझ को या उनके कॉन्सेप्ट को अगर हम बिल्डअप कर दें, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। कई बार हम देखते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से समझाइए। तो जो ये फिर से समझाइए या कॉन्सेप्ट देने की बात है, ये बात इसी लेवल की पढ़ाई की बात है। यानी जब टीचर को कॉन्सेप्ट क्लियर करना या किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग करानी हो या किसी चीज की अगर उनको समझ स्थापित करानी हो या किसी चीज को समझाना हो, तो ऐसी स्थिति में हम अंडरस्टैंडिंग लेवल यूज करेंगे या अवबोध स्तर शिक्षण में पढ़ाने का काम करेंगे। और हमने देखा भी, स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है, अवबोध स्तर शिक्षण को किसने दिया। अवबोध स्तर शिक्षण को मॉरिसन ने दिया। ठीक है, अवबोध स्तर शिक्षण को किसने दिया। अवबोध स्तर शिक्षण को मॉरिसन नामक एक एजुकेशनिस्ट था, उसने अवबोध स्तर शिक्षण का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। मैंने पहले दिन भी बताया था कि जब भी हम किसी मॉडल, किसी मेथड या किसी लेवल को जब भी डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करने का कितने पिलर होंगे, 4 पिलर्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट पिलर मैंने बताया था फोकस, सेकंड बताया था सिंटेक्स, थर्ड बताया था सोशल सिस्टम और फोर्थ क्या बताया था, सपोर्ट सिस्टम बताया था। ठीक है, मैंने बताया था कि जब भी हम किसी भी मेथड, मॉडल या लेवल की बात करेंगे तब इसके 4 एस्पेक्ट्स होंगे, उसी से हम बात करेंगे। और पहला एस्पेक्ट मैंने बताया था उद्देश्य का, दूसरा बताया था संरचना का, तीसरा बताया था सामाजिक प्रणाली का और चौथा बताया था मूल्यांकन प्रणाली का। तो यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग को समझने के लिए भी हम यही चीज समझने की कोशिश करेंगे कि इस लेवल में पढ़ाने के लिए हमारा उद्देश्य क्या होता है, हम किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस लेवल को पढ़ाते हैं, यानी फोकस हमारा कहाँ पे हो। ठीक है, दूसरा हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि पढ़ाने का जो सिस्टम है, जो उसकी संरचना है, हम कैसे 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 कौन कौन से स्टेप लेके हम यहाँ पे टीचिंग करा सकते। और टीचिंग के समय सोशल सिस्टम कैसा होगा, यानी बच्चों से जो हमारा एंगेजमेंट होगा वो एंगेजमेंट कैसा होगा, बच्चों से हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारी डिसिप्लिन कैसी होगी, हम उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी बातें हम सोशल सिस्टम में देख लेंगे। और इवेल्युएशन सिस्टम या सपोर्ट सिस्टम में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि मूल्यांकन करने का सिस्टम अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होना चाहिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फोकस की, या फोकस को हम मुख्य बिंदु भी कह सकते हैं या हम इसको उद्देश्य भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे कि
अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग कब यूज करें, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यूज करना चाहिए। या जो पहला वर्ड लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द प्यूपिल शुड अचीव द मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या लिखा है, मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी जो भी संकल्पनाएं, जो भी अवधारणाएं, जो भी उसको हम चीज सिखाना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं, अगर बच्चा उसमें मास्टरी हो जाए। हम कई बार कहते हैं ना कि अरे ये तो इस काम में मास्टर हो गया। मास्टर का मतलब क्या होता है, उसमें माहिर हो गया, यानी उस काम को करना उसके बाएं हाथ का काम हो गया, यानी उस कार्य की पूरी पूरी समझ उस व्यक्ति को हो गया। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का जो पहला मोटिव है, जो पहला ऑब्जेक्टिव है, जो पहला जो फोकस पॉइंट है, वो क्या है, मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट की बात होती है। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि टीचर बच्चे की पर्सनालिटी में, जो उसका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में एक वांछनीय परिवर्तन ला सके। वांछनीय परिवर्तन का मतलब डिजायरेबल चेंज। डिजायरेबल चेंज या वांछनीय परिवर्तन का मतलब होता है जो चेंज उसमें होना चाहिए, उसे जितना सीख लेना चाहिए, उसकी समझ जितनी हो जानी चाहिए, उसकी समझ उतनी अगर हो गई तो हम कहेंगे कि इसका वांछनीय परिवर्तन हो गया, यानी सही सही परिवर्तन हो गया। यह बेसिक दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। पहला क्या है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर टॉपिक में, पर्टिकुलर चीज में उसको मास्टरी मिल जाए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और दूसरी उसका जो उस कॉन्सेप्ट के कारण उसके पर्सनालिटी में चेंज भी आ जाए। अगर दो, यही दो इसके उद्देश्य होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के। और जनरली जो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है बेटा, ये सेकेंडरी स्कूल में यूज की जाती है, यानी 6 to 12 की जो लर्निंग होती है, यहाँ पे टीचर अक्सर कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन करते हैं, यहाँ पे आप थ्योरम्स करते हैं, यहाँ पे आप प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं और प्रिंसिपल के अगेंस्ट उसके एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम जनरली 6 to 12 का जो लेवल होता है, इस लेवल की मैक्सिमम पढ़ाई हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में ही करते हैं। जैसे आज की मेरी क्लास है, ये क्लास भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल में ही चल रही है, क्योंकि हम भी यहाँ चाह रहे हैं कि आपको पढ़ाने का जो ये सिस्टम है, जो ये लेवल है, इसमें आपको मास्टरी मिल जाए, इसका कॉन्सेप्ट आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, अब जो इसका सेकंड पिलर है, सेकंड पिलर क्या है, सिंटैक्स या संरचना। तो हम देखेंगे कि इसकी संरचना के कुल कितने पार्ट है, इसके 5 सब पार्ट है, यानी यहाँ पे हमें 5 काम करने पड़ते हैं। ठीक है, 5 काम क्या क्या, पहला है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब अन्वेषण करना या उसको बारीकी से समझना। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। थर्ड है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब आत्मसात करना। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन या संगठित करना। फिफ्थ है रेसिटेशन, रेसिटेशन का मतलब होता है सस्वर पाठ करना, या बिना किसी संकोच या बिना किसी हेजिटेशन के या बिना किसी परेशानी से आसानी से उस वर्क को फुलफिल करना, उस काम को करने में महारत हासिल करना। ये 5 स्टेप्स है बेटा, ये 5 स्टेप्स अगर हम क्लास में कंप्लीट कर लें तो बच्चों की समझ पक्की हो जाती है, हम जो कुछ भी समझाना चाह रहे हैं उसमें उनको मास्टरी मिल जाती है। ठीक है, अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है बच्चों के माइंड को आज के नॉलेज को एक्सेप्ट करने लायक बना। ठीक है, उस सब्जेक्ट को एडॉप्ट करने के लिए या उस टॉपिक को समझने के लिए माइंड को ओपन कर। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या क्लास में करना चाहिए, पहला क्या है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग क्वेश्चंस, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न पूछने चाहिए। हम जिस भी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड पिछली कक्षाओं के प्रश्नों हमें पूछना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा,
ऐसा करने से बच्चे का जो कंसंट्रेशन है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कंसंट्रेट होने लगेगा। वो अपने माइंड को एक बार रीसेट करके देख लेगा कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें पहले से आती है। ठीक है, अब जब हम ये चेक कर लेंगे कि बच्चों को पहले से क्या आता है, तो उसी के बिहाफ पे हम अपने कंटेंट को रीसेट कर लेते हैं या रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं या उसको अरेंज कर लेते हैं। दूसरा स्टेप होता है एनालाइजिंग द कंटेंट्स। द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जब हमने बच्चों से प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, हमें पता चल गया कि बच्चों की समझ का स्तर क्या है। बच्चा पहले से कितना समझता है, बच्चा पहले से जितना समझता है ठीक उसके आगे आपको पढ़ाना। अगर बच्चा क्लास की समझ अगर क्लास 5th लेवल की है, उसे हम 9th लेवल में नहीं ले जा सकते। हमें उसे 6th लेवल, 7th लेवल, 8th लेवल ले जाने के बाद तभी हम उसको 9th लेवल की समझ दे सकते हैं। क्योंकि अगर बीच में अगर हमने ब्रेक कर दिया, तो अगर चेन ब्रेक हो गई तो उसको समझ नहीं आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले, बच्चे को मान लो टेबल आता है, ठीक है, लेकिन बच्चे को फ्रैक्शन नहीं आता या बच्चे को डिवीजन नहीं आता, केवल टेबल याद है, उसको डिवीजन नहीं आता, तो उसको हम फ्रैक्शन नहीं सिखा सकते। ठीक है, बच्चे को अगर फ्रैक्शन नहीं आता तो हम उसको डेसिमल नहीं सिखा सकते। ठीक है, बच्चे को अगर फैक्टराइज करना नहीं आता तो हम उसको एलसीएम नहीं सिखा सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा नॉलेज एक दूसरे से चेन में बंधी हुई है ना, एक चेन है नॉलेज की। उस चेन को बीच से ब्रेक जैसे ही करेंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो एक्सप्लोरेशन का दूसरा जो पार्ट है यही है, उनके प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को हम एक बार रीसेट कर लें। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या करेंगे? डिटरमिन हाउ the units of contents or new knowledge should be present। फिर हम सोचेंगे कि इनका लेबल तो हमने जान लिया, अब जो हमारा कंटेंट है उस कंटेंट को इनके सामने कैसे प्रस्तुत करें। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो अगर आपको किसी गांव में या किसी बहुत ही पिछड़े इलाके में अगर आपकी नियुक्ति हो गई और आपको वहां पर टीचिंग करनी है और आपने वहां एग्जाम्पल ले लिया पिज्जा का, जब पिज्जा का नाम कोई जानता ही नहीं, तो क्या बच्चों की समझ में नहीं आएगा? नहीं आएगा। वहां एग्जाम्पल किसका लेना पड़ेगा? रोटी का ले सकते हो। बच्चे पाव रोटी तो देखे लेकिन पिज्जा नहीं देखे, तो पाव रोटी का एग्जाम्पल ले सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब बच्चों से हम इंटरेक्ट करते हैं, जब उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमें उनके बारे में, उनका बैकग्राउंड, उनका नॉलेज सब मालूम चल जाता है और उसी के हिसाब से हमें उनसे क्वेश्चंस करने, उनको हमको अपनी जो हमारा जो नॉलेज है उस नॉलेज को हमको उसी वे में डिलीवर करना पड़ेगा। हम एग्जांपल्स भी वैसे ही लेंगे जैसे उनकी समझ में आ जाए। ऐसे ऐसे किसी शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे जो बच्चों के समझ के परे हो। कई बार ऐसा हो जाता है बेटा कि टीचर अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, दिखाने के लिए कि मुझे बहुत आता है, टीचर क्या करता है, बच्चों के लेवल से थोड़ा अप होके पढ़ाना शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करता है जिसे बच्चों ने कभी सुना ही नहीं, जिससे बच्चे, जिन शब्दों से बच्चे पूर्व परिचित है ही नहीं। जब ऐसे वर्ड्स या ऐसी बातें जब बच्चों के कान में जाती है तो वो उनके सर के ऊपर से निकल जाती है। तो बच्चा क्या समझता है? बच्चा यह समझता है कि मेरे टीचर को तो बहुत आता है लेकिन वो हमें पढ़ा नहीं पाता। और जैसे ही ऐसा हुआ वैसे आपकी टीचिंग का कॉन्सेप्ट, मोटिव फेल हो गया, क्योंकि आप जिनको पढ़ाना चाहते थे वो तो पढ़ ही नहीं पाए। तो आपके खूब ज्यादा नॉलेज होने से या अच्छे नॉलेज होने से, आपके बड़ी बड़ी शब्दों का प्रयोग करके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब है बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करना। कैसे तैयार करना? ऑन द बेसिस ऑफ
previous knowledge on the basis of psychological physical backgrounds, ठीक है, यानी उनके जो उनका जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो उनका सामाजिक दृष्टिकोण है, वो जिस समाज में रहते हैं, उनका जो फिजिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, और उनका जो प्रीवियस नॉलेज है, उसके बिहाफ पे बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट करना, प्रेरित करना, यही एक्सप्लोरेशन या पहले स्टेप का, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर लो, पहले स्टेप में क्या करना है, बच्चों को समझना, यानी उनसे प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चंस पूछने हैं और उसके आधार पे अपने को रिसेट करना है कि हम बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उन बच्चों को जो डिलीवर कर रहे हैं उसका मोड क्या होना चाहिए, उसको हम कैसे डिलीवर करें कि बच्चों को आसानी से समझ आ जाए, उनके दिमाग में बातें हमारी घुस जाए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है, इसका स्टेप होता है बेटा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब आप समझते हो, प्रस्तुतिकरण, जैसे आप उनको नॉलेज उन पर परोस रहे हो, ठीक है। तो नॉलेज कैसे परोसेंगे, तो नॉलेज जब परोसना होता है तो यहाँ पे टीचर मोर एक्टिव होता है। जैसे आज की क्लास में क्या है रहा है, मैं ज्यादा एक्टिव हूँ, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, और आप जो क्या है पैसिव, ठीक है। तो टीचर को जब कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, तो टीचर को स्टूडेंट से ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, टीचर को अपने नॉलेज को छोटे छोटे यूनिट्स या छोटे छोटे बंडल्स या छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ के उसे धीरे धीरे लॉजिकल वे में मोटिवेशनल वे में उससे क्या करना पड़ेगा, बच्चों को परोसना पड़ेगा, बच्चों को देने का काम करना, ठीक है। एक एडवर्टीजमेंट आता है, अक्सर आता है, टेस्ट कहाँ है, ठीक है, MDH चाट मसाला का टेस्ट आता है। तो बच्चा भी यही आपसे पूछता है, टेस्ट कहाँ है। अगर आपकी पढ़ाई में टेस्ट है, पढ़ने में मजा आ रहा है, आपकी बातों को, आपके प्रेजेंटेशन से, आपके प्रस्तुतिकरण का तरीका अच्छा है, उनका अगर इंटरेस्ट लग जग रहा है, तभी वो उसको अडॉप्ट करते हैं, नहीं तो अडॉप्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि बहुत ही फीका फीका खाना अगर आपको दे दिया जाए तो क्या होगा, आप थोड़ा सा खा के बाकी सब छोड़ दोगे। वही हालत पढ़ाई की भी होती है। बच्चा भी पूछता है, बच्चे को क्या चाहिए, स्पाइसी चाहिए, टेस्टी चाहिए, उसे टेस्टी नॉलेज चाहिए। अगर आपके नॉलेज में रोचकता नहीं है तो आपका नॉलेज वो लेंगे ही नहीं, आपका जो कंटेंट है वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करे। ठीक वैसे ही जैसे खराब खाना बनने पे आप भूख से कम खा के उठ जाते हैं और अच्छा खाना बनने पे आप एक रोटी ज्यादा खा लेते हो, 2 रोटी ज्यादा खा लेते हो, ओवर ईटिंग कर लेते हो। तो पूरा मामला किसका है, टेस्ट का मामला है। तो प्रेजेंटेशन में हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा कई चीजें। जैसे पहला, टीचर को क्लास में मोर एक्टिव होना पड़ेगा। दूसरा, अपनी बातों को डिलीवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉल यूनिट्स में चीजों को ब्रेक करना पड़ेगा और एक एक यूनिट्स को बच्चों को धीरे 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 कोरिलेट करके देना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ समस्या आ रही है, वो क्या अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्या समझ नहीं कर पा रहे, ठीक है। हमें ये भी चेक करते रहना पड़ेगा और उनको निदान करना पड़ेगा। और निदान करने के बाद अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो हमें बार बार उस बात को कहना पड़ेगा। आप ध्यान से अगर मेरे लेक्चर को देखें तो एक ही चीज को मैं 2 से 3 बार कहने का प्रयास करता हूँ। क्यों कहने का प्रयास करता हूँ, इसलिए कहने का प्रयास करता हूँ कि बार बार जब चीजें आपके सामने आएंगी तो धीरे 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 आप उसको एडॉप्ट कर लोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे एक काम हमें और करना पड़ेगा बेटा कि हमें आई कांटेक्ट देखने पड़ते हैं, हमें देखना पड़ता है, क्योंकि अगर जो विद्यार्थी आपके आई कांटेक्ट में है, जो आपको देख रहा है, जो आपको सुन रहा है, इसका मतलब वो आपको समझ रहा है। अगर सुनते समझते समय आपकी तरफ नहीं देख रहा है, इसका मतलब वो अपनी दूसरी दुनिया में खोया हुआ है। तो आई कांटेक्ट जरूर होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो मतलब नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो प्रेजेंटेशन के समय हमें इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। और हम बच्चों की जब आंखों को देखते हैं तो
आंखों की से पता चल जाता है कि हमारी बात उनको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वहीं से रिस्पॉन्स मिल जाता है। जरूरी नहीं एक बच्चा क्या खड़ा कर होके बोल दे कि सर फिर से रिपीट करिए, ये कह दे कि मैडम आप जो क्या पढ़ा रही हो वो समझ में नहीं आ रहा है, इसे कहने की जरूरत नहीं है। उसके फेस का जो एक्सप्रेशन है वो आपको बार बार बताता रहेगा कि कितने % बच्चों को चीजें समझ में आई। अगर बच्चों को चीजें समझ में नहीं आ रही है तो उसको डायग्नोज करोगे, डायग्नोज करके उसका इलाज करोगे, जो पार्ट समझ में नहीं आ रहा उस पर फिर से फोकस करोगे, और रिपीटेशन रिपीटेशन करते करते दोहराते दोहराते बच्चों को चीजें समझा लोगे। ये प्रेजेंटेशन का यहाँ पे सिस्टम होगा। ठीक है, एक बार फिर से निकाल कर आ दे। टीचर एक्टिव होगा, टीचर छोटे छोटे बंडल्स में नॉलेज देगा, यानी यूनिट्स बना के छोटी छोटी नॉलेज प्रोवाइड कराएगा। टीचर डायग्नोज करता रहेगा, बच्चों को उनका निदान करता रहेगा कि उसे कहाँ समस्या हो रही है, समस्या को चेक करता रहेगा, और एक से अधिक बार अपने कंटेंट को वो डिलीवर करेगा, और बच्चों से आई कांटेक्ट बना के रखेगा, जिससे बच्चे बिना बोले रिस्पॉन्स करते हैं, और जिसे टीचर देख के समझ जाता है कि उनकी समझ का स्तर क्या है, उन्हें क्या समझ में आया या क्या समझ में नहीं आया। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का मतलब होता है बेटा जो है उसको एक्सेप्टेंस से मतलब है, उसको स्वीकार करने से मतलब है, या धारण करने से मतलब है, या धारण करना। एसिमुलेशन का मतलब क्या हो गया? धारण करना। कई बार होता क्या है कि हम चीजें सुनते हैं और सुन के भूल जाते हैं। सुन के भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें 2 कान दिया है, एक कान से गया अंदर और दूसरे कान से बाहर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अंदर गया ही, एसिमुलेट नहीं हुआ, बाईपास उससे बाहर निकल गया। तो एसिमुलेशन कराना बहुत ही आवश्यक है। एसिमुलेशन का मतलब क्या है? बच्चों को आत्मसात कराना। ठीक है, बच्चे आत्मसात कब करते हैं? जब बच्चे खुद से गहराई से उस पर विचार करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने बच्चों को जो भी नॉलेज अभी दिया, अगर उस नॉलेज के अगेंस्ट हमने बच्चों को विचार करने का मौका दे दिया, ठीक है, या अगर हमने बच्चों को कभी कुछ पढ़ाया, उनसे हमने कह दिया कि अब बताओ इससे तुम क्या समझते हो, तुम जरा सा बोलो तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसके बारे में क्या समझते हो, अगर ऐसा बोल पड़ो, या बच्चों से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लो, या बच्चों से उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करा लो। ठीक है, ध्यान समझना। एसिमुलेशन कब होगा? एसिमुलेशन तब होगा जब बच्चे आप द्वारा पढ़ाई गई बात पे रेस्पॉन्स करेंगे। तो रेस्पॉन्स कैसे कराना है? रेस्पॉन्स कराने के कई तरीके कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या? हम बच्चों से क्या कह दें? कह दें कि अभी जो आपने पढ़ा है, आपने जो समझा है, उसको कॉपी पे लिखो। लिखने के बाद उनसे खड़ा करा के सुन लो, या बच्चों को खड़ा करा के पूछ लो कि क्या समझ में आया। तो होगा क्या? जैसे ही आपने क्वेश्चंस बच्चों के सामने रखे या बच्चों को सामने टास्क दिया, तो बच्चे क्या करेंगे? एक्टिव हो जाएंगे, उनका दिमाग ओपन हो जाएगा और उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। या आपने जो भी सिखाया उससे बच्चों से अभ्यास करा लिया। मान लो आपने कोई एक सवाल बताया, सवाल बताने के लिए बाद वैसा ही सवाल, वैसा ही क्वेश्चन या वैसा ही न्यूमेरिकल बच्चों को दे दिया, कहा कि जरा सब तुम लगा के देखो, बच्चे उसकी प्रैक्टिस कर लो, तब भी वो एसिमुलेट कर ले। या उससे रिलेटेड बच्चों से हमने क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चे तो भी हम समझ जाएंगे कि बच्चों की समझ कितनी बड़ी। यानी एसिमुलेशन का मतलब होता है गहराई से समझ के लिए बच्चों को अवसर प्रदान करना। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू स्ट्रेस अप द डेप्थ ऑफ कंटेंट। तो ये अवसर हम कैसे प्रदान कर सकते हैं क्लास में? हम कर सकते हैं बाय द प्रैक्टिस, बच्चों को क्लास में अभ्यास कराएंगे। ठीक है, बच्चों को सोचने पे मजबूर करके, बच्चों से कुछ हम एक्सप्लेनेशन करा लें, बच्चों से कुछ रिटर्न वर्क करा लें, तो उससे क्या होगा? उससे होगा क्या? उनके अंदर वो चीजें एसिमिलेट हो जाएंगी। बच्चे उन चीजों को क्या करेंगे? आत्मसात कर लेंगे। तो क्या मतलब है? हर पढ़ाई के बाद, हर छोटी सी चीज बताने के बाद आत्मसात करने के लिए, उसे एसिमिलेट करने के लिए हमें एक गैप देना चाहिए, एक बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चों को अगर एक के बाद एक नॉलेज ठूसना शुरू करेंगे, तो पहला जाएगा अंदर, वो एसिमुलेट हो नहीं पाएगा, तब तक दूसरा पहुंच जाएगा, तीसरा पहुंच जाएगा, चौथा पहुंच जाएगा, तो माइंड में उसकी खिचड़ी बन जाएगी।
यानी कुछ भी क्लियर नहीं होगा, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो क्या एसिमुलेशन कैसे होगा? नॉलेज दिया, नॉलेज देने के बाद डेप्थ में जाने के लिए उन्हें अवसर प्रदान किया। अवसर कैसे प्रदान करेंगे? बाय द प्रैक्टिस, बाय द एक्सप्लेनेशन, बाय द डिबेट, ठीक है, बाय द डिस्कशन। हम एसिमुलेट करने के लिए, आत्मसात करने के लिए उन्हें हम अवसर इस तरह से प्रदान कर सकते, ठीक है। तो आप देख लो स्क्रीन पे ढेर सारी बातें उससे रिलेटेड यहाँ पे लिखी हुई हैं। एट द टाइम ऑफ एसिमुलेशन एवरी पीपल स्टडी इन accordance of his requirement. In assimilation, the pupil work themselves in the laboratory, libraries, supervised study occurs. यानी हमने उन्हें जो सारी बातें कही, ये सारी बातें यहाँ पे वही सारी बातें हैं। एसिमुलेट कराने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें बच्चों को एक चांस देना पड़ेगा। वो चांस उनसे डिबेट करा के हो सकता है, उनसे डिस्कस करा के हो सकता है, उनको प्रैक्टिस करा के हो सकता है, उनको हम बुक प्रोवाइड करा दे, कह दे कि इसको और अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, हम उनसे कुछ एक्टिविटी करा दें, कुछ प्रैक्टिस करा लें, ठीक है, हम लैब वर्क करा लें, हम उनको पजल करा लें, यानी कुछ इस तरह की चीजें हम करें जो बच्चों को एक उसको और नॉलेज को पक्का करने का एक अवसर दे। अब देखो, तो इसका नेक्स्ट स्टेप है बेटा, वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। संगठित करने का मतलब आपने कई बार सुना होगा कि अपने फ्रेंड सर्किल को संगठित कर ले, ऑर्गेनाइज कर ले। या हम कहें अब तो तुम्हारी दिनचर्या बहुत ही ढीली ढाली है, अपने को जरा रीसेट करो, अपने जो है सिस्टम को ऑर्गेनाइज करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक लॉजिकल सीक्वेंस में चीजों को रीसेट करो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल होता क्या है? नॉलेज ऑर्गेनाइज कैसे होता है? ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है और बच्चे को जो आज आपने सिखाया, जो आपने जिसपे अपने आप एसिमुलेशन कराया, जिसपे आपने अभी प्रेजेंटेशन कराया, टीचर स्टूडेंट उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर ले, यानी चेन बना ले, यानी प्रीवियस नॉलेज और आज के नॉलेज को आपस में वो लिंक कर ले, उसको जोड़ ले, तो हम कह देंगे चलो इसका नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बच्चों को चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, चीजों को समझने के लिए और अवसर प्रदान किया जाता है। तो टीचर जब जैसे उसकी समझ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बच्चा क्या करता है? अपने नॉलेज को रीसेट कर लेता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है। ये सिमुलेशन के आगे का पार्ट, ठीक है। जैसे मान लो हमें कोई चीज समझ में आ गई, ठीक है, जब चीजें को समझ में आ जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको अपने पुराने ज्ञान से उसको जोड़ लेते हैं। अब जैसे मान लो अभी मैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आपको समझा रहा हूँ, और फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, आप अवबोध शिक्षण से क्या समझते हैं, अपनी भाषा में लिख कर बताओ। तो क्या होगा? जो हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ाई, या जो हमने लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ाई, या जो हमने अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ टीचिंग पढ़ाई थी, वो सारी बातें भी आपको याद आने लगेंगी। और आज की बात और उस समय की बातों को मिक्स करके आपके मन में एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, और उस कॉन्सेप्ट को आप लिख कर क्वेश्चन, उसका आंसर लिख कर आप मुझे दिखा दोगे, लो देखिए सर इसका ये आंसर, ठीक है। इसी कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। तो ऑर्गेनाइज कैसे होगा? बाय द एक्टिविटी, बाय द असाइनमेंट, बाय द होमवर्क, ठीक है। अगर बच्चों को हम उससे रिलेटेड होमवर्क दे देते हैं, उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स दे देते हैं, तो बच्चा क्या करेगा? और अभ्यास करेगा, और अभ्यास करेगा। उससे क्या होगा? उससे वो पिछले ज्ञान और आज के जो हमने जो चीजें सिखाई उनको आपस में लिंक कर लेगा, लिंक करके हमें उस असाइनमेंट का आंसर दे देगा, उस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, उस होमवर्क का आंसर दे देगा, ठीक है, या उस क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर कर देगा। तो उसका नॉलेज क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है रेसिटेशन। रेसिटेशन ये जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल का लास्ट स्टेप है, ठीक है। रेसिटेशन का मतलब क्या है?
रेसिटेशन का बेटा मतलब है, मतलब कह दें कि हम बाएं हाथ का कमाल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले, मान लो किसी बच्चे को अगर आपने लिखना सिखा, आपको जो है डिफाइन करना सिखा, आप किसी को मान लो ऐड करना सिखा कि जोड़ कैसे किया जाए, तो बच्चा क्या, सर लेफ्ट हो गए सर है अभी बोल नहीं दे पर। ठीक है। तो रेसिटेशन में क्या होगा, रेसिटेशन में का मतलब एक तरह कह सकते हैं कि हमारे बाएं हाथ का कमाल। कई बार आपने देखा होगा कि महिलाएं स्वेटर बुनती हैं और टीवी देखती जाती हैं, एक बार भी स्वेटर बुनते समय उनका ध्यान उधर नहीं जाता। कई बार आपने देखा होगा टीवी में कि शेफ प्याज काट रहा है लेकिन आपसे बात भी कर रहा है, इतनी तेजी से काट रहा है कि आपको नाइफ दिख नहीं रही। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब उसको प्याज काटने में मास्टरी आ गई। घर में आपकी मदर स्वेटर बुन रही है और टेलीविजन पे धारावाहिक देख रही है, और एक भी जरा सा भी गलत स्वेटर नहीं बुना जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, स्वेटर बुनने में उनको महारत हासिल हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते एक लाइट चली जाती है, तो खाना आपके कहाँ जाएगा, नाक में जाएगा, आंख में जाएगा, कान में जाएगा, कहाँ जाएगा? अंधेरे में भी खाना डायरेक्ट आपके मुंह में जाएगा, क्योंकि खाना खाने में आपको महारत हासिल है। लेकिन किसी छोटे बच्चे को खाना खाने के लिए दे दिया जाए तो आप लाइट जला लो, रोशनी दिखा लो, लेकिन वो अपने कपड़े पे गिरा लेगा, अपने फेस पे पोत लेगा, कहाँ कहाँ पोत लेगा आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे खाना खाने की महारत हासिल नहीं। तो रेसिटेशन का मतलब होता है उस काम करने में जो चीजें हमने सिखाई है उसको मास्टरी मिल जाए। ठीक है, ये इसका लास्ट स्टेप है। मास्टरी कब मिल जाएगी, जब मैंने बच्चे के एक फार्मूला बताया, उस फार्मूले से रिलेटेड उसने इतनी प्रैक्टिस करी कि फार्मूला उससे रिलेटेड जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो उसको भी सॉल्व कर ले। तो वो कह दे अपने सर से कि सर आप बुक का क्वेश्चन दीजिए या बुक के बाहर का क्वेश्चन दीजिए, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। जो ये लेबल होता है, इसी लेबल को हम कहते हैं रेसिटेशन, या इसी लेबल को हम कहते हैं अंतिम जो इसका यही है इसका मास्टरी लेवल। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। रेसिटेशन क्या है, ये 5 स्तर है बेटा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने आपसे करी। आपने क्या देखा, जो सबसे पहला हमारा स्टेप था वो क्या था, जो सबसे पहला स्टेप था हमारा वो था एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण करना। दूसरा हमारा क्या था, प्रेजेंटेशन। थर्ड था हमारा एसिमिलेशन। फोर्थ था ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ था रेसिटेशन। ठीक है, रेसिटेशन का मतलब एक तरह से होता है इंस्टेंट रिकॉल करना, या तुरंत हमको प्रत्यक्ष स्मरित हो जाए, या उस काम को करने में हमको मास्टरी मिल जाए, हम महारत हासिल कर लें। ये 5 स्टेप्स हैं सिंटैक्स के, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, उस टीचिंग में ये 5 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम सोशल सिस्टम या सामाजिक प्रणाली कैसी होगी। तो यहाँ पे देखो, अभी मेमोरी लेवल टीचिंग में क्या था, टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट इज इनएक्टिव। टीचर क्या था, एक्टिव था, और विद्यार्थी जो है इनएक्टिव था, विद्यार्थी निष्क्रिय था। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर एंड स्टूडेंट आर बोथ एक्टिव, यानी विद्यार्थी और शिक्षक दोनों यहाँ पे सक्रिय होंगे। अगर सक्रिय नहीं होंगे तब समझ कभी बढ़ ही नहीं सकती। तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, टीचर को तो खुद एक्टिव होना ही पड़ेगा, और बच्चों को भी वो चाहे या न चाहे उन्हें एक्टिव रखना ही पड़ेगा क्लास में। अगर बच्चा आपसे कुछ पूछता नहीं है, आपसे रिस्पॉन्स नहीं देता है, आपसे क्वेश्चन नहीं करता है, इसका मतलब है कि उसकी समझ पक्की नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई, पहली चीज यहाँ पे हो गई कि टीचर को और विद्यार्थी को दोनों को एक्टिव होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, टीचर स्टूडेंट यहाँ पे कैसे होंगे, फ्रेंडली होंगे, एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार रखें। ठीक है, डिसिप्लिन कैसा होगा, डिसिप्लिन यहाँ पे होगा सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है,
और मोटिवेशन कैसे करेंगे? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों मोटिवेशन करेंगे। आप अभी प्रेरणा आपने पढ़ी होगी, मोटिवेशन पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, और वहां आपको ये बताया होगा कि बाह्य प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। हमें यहाँ पे दोनों तरह के मोटिवेशन यहाँ पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और डिसिप्लिन कैसी होगी? यहाँ की सेल्फ डिसिप्लिन होगी। सब लोग अपने से अपना ये समझ के नहीं हमें पढ़ना चाहिए, शांत होंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे सपोर्ट सिस्टम। तो बेटा सपोर्ट सिस्टम में यहाँ पे रिटेन और ओरल दोनों तरह का सपोर्ट सिस्टम यूज करते हैं। यानी यहाँ पे मूल्यांकन की जो प्रणाली होगी वो रिटेन भी होगी और ओरल भी होगी। लेकिन जब ओरल होगी तो ओरल में हम वन वर्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ओरल में हम उनसे मैचिंग नहीं करा सकते। ओरल में हम क्या करा सकते हैं? उनसे डिबेट करा सकते हैं। अब देखो यहीं पे है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में ओरल में यही डिफरेंस है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हम क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं पानी का सूत्र बताओ, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौवा किस डाल पे बैठा था, मेमोरी लेवल। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात आएगी तो यहाँ अगर ओरल करना है तो यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन करा सकते हैं। यहाँ पे हम वन वर्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, हमको ये पॉइंट दे दिया, हमने क्या कर दिया, चलो इसको डिस्कस करते हैं, अपने अपने इस पे जो आपके कॉन्सेप्ट है, जो आपके मत है वो बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे डिबेट करा सकते हैं और डिस्कशन करा सकते हैं, यानी वाद विवाद और समूह परिचर्चा करा सकते हैं। ओरल रिटेन में क्या करेंगे? रिटेन में हम यहाँ पे दोनों टाइप का रिटेन टेस्ट ले सकते हैं, ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। लेकिन ऐसे टाइप जो टेस्ट है उसको यहाँ पे प्रेफर हम करते हैं, क्योंकि जब ऐसे टाइप टेस्ट हम लिखते हैं, जब कोई चीज लिख के हम काम करते हैं तो हमारी सारी मन की भावनाएं या हमारी जो पूरी पूरी समझ है उस समझ को हम कॉपी पे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों तरह के क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, बच्चों से पूछ कर सकते हैं, रिटन टेस्ट में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैक्सिमम इसे जो पार्ट होता है वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस के होते हैं, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में हो, चाहे विशेष उत्तरीय प्रश्न के रूप में हो। लेकिन यहाँ पे हम कोशिश यही करते हैं कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाए वो ऐसे टाइप बनाए, और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाकर भी हम बच्चों के कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हैं। ढेर सारे तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिससे बच्चों के कॉन्सेप्ट हम चेक कर सकते हैं। यहाँ दोनों तरह के काम कर सकते हैं। फिर समझ लीजिए, यहाँ पे ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों हो सकते हैं। ओरल टेस्ट अगर हमको लेना है तो हम क्या करेंगे? डिबेट एंड डिस्कशन कर सकते हैं। और रिटन टेस्ट में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस हम ऐसे टाइप का बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये इसका सपोर्ट सिस्टम है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि मॉरिसन नाम के एक एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल का कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने यहाँ पे क्या बताया? उन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर हमें किसी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो हमें 5 स्टेप्स वर्क करना पड़ेगा। अगर हम 5 ये काम करें तो किसी भी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको अगर अपने 4 पिलर्स फोकस, सिंटेक्स और सोशल सिस्टम और इवेल्युएशन और सपोर्ट सिस्टम के अगर हम हिसाब से इसको देखना चाहें तो यहाँ का फोकस सिस्टम के फोकस पॉइंट क्या है? उद्देश्य यहाँ क्या क्या है? उद्देश्य है बच्चों के अंदर समझ पैदा करना और बच्चों के पर्सनालिटी में एक डिजायरेबल चेंज लाना। एक सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स के 5 पॉइंट जिसको हमने कई बार डिस्कस किया, क्या क्या था? एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन। ये 5 भाग हैं, ये 5 बिंदु हैं। जिन 5 बिंदुओं को हम अगर पूरा कर लें तो हमारा सिंटेक्स या हमारी संरचना पूरी हो जाए। अब यहाँ का सोशल सिस्टम कैसा होगा? सोशल सिस्टम में हम क्या करेंगे? सोशल सिस्टम में टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होंगे। स्टूडेंट टीचर आपस में एक दूसरे से फ्रेंडली बिहेव करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन होगा और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, बाह्य और आंतरिक दोनों अभिप्रेरणाओं का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। सपोर्ट सिस्टम में क्या हो सकता है? सपोर्ट सिस्टम में हम ओरल और रिटेन
दोनों तरह से इवेल्युएशन कर सकते हैं। अगर हमको ओरल करना है तो हम डिबेट डिस्कशन करा सकते हैं, और अगर हमें रिटेन करना है तो एसी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम दे के हम टेस्ट ले सकते हैं। ये पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का आपके सामने। कहीं पे अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। कहीं पे कोई डाउट है?